हेलो एवरीवन और आप सबका स्वागत है बायोलॉजी लेक्चर सीरीज में। और आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज हम इस लेक्चर में दो टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला है एनिमल किंगडम, ठीक है, और दूसरा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एनिमल किंगडम जो बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और बाकी का पार्ट, ठीक है, आपने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व किए थे। तो इस लेक्चर में हम फाइलम कॉर्डेटा जो कि एनिमल किंगडम के अंदर आता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप इस सेशन में देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं नीट एग्जाम में, ठीक है। तो नीट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके 4 ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक है, और आपको उस 4 ऑप्शंस में से आंसर चूज करना होगा। इसके बाद कुछ प्रश्न आते हैं स्टेटमेंट जैसे, ठीक है, वहां पे स्टेटमेंट दी गई होगी और आपको सही स्टेटमेंट उनमें से चूज करनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको इन दोनों के बारे में, एनिमल किंगडम में फाइलम कॉर्डेटा के बारे में थोड़ी सी हम इसकी समराइज कर लेते हैं और फिर हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये समरी बहुत ही ज़रूरी है पहले पढ़ना। तो यहाँ पे मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जिस पे ये सारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे। तो अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता होंगे तभी आप ये जो सारे क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की अब। गुड मॉर्निंग सुकमान, गुड मॉर्निंग, ठीक है। आइए अब शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो सबसे पहले फाइलम कॉर्डेटा। तो फाइलम कॉर्डेटा में क्या क्या आता है? फाइलम कॉर्डेटा इंक्लूड्स एनिमल्स विच पोजेस अ नोटोकॉर्ड, ठीक है, ईदर थ्रू आउट और ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ, ठीक है। तो फाइलम कॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, या तो फाइलम कॉर्डेटा में जो एनिमल्स आते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? तो पहला है कि उनमें नोटोकॉर्ड मौजूद होती है, ठीक है। अब नोटोकॉर्ड या तो फिर थ्रू आउट द एम्ब्रियोनिक लाइफ हो सकती है, ठीक है, या तो फिर वो कुछ समय के लिए मौजूद होती है, यानी कि ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ, ठीक है, या तो फिर वो कुछ समय के लिए मौजूद होगी या थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म होगी, ठीक है। अब दूसरे फीचर्स क्या हैं कॉर्डेट्स के? तो दूसरा फीचर है डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, ठीक है। तो other common features observed in the chordates are the dorsal hollow nerve cord and paired pharyngeal gill slits. Means the animals that come under the phylum chordates, ठीक है, they consist of a notochord, ठीक है, and they consist of a dorsal hollow nerve cord as well as the paired pharyngeal gill slits. तो 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं इसके, ठीक है। तो आइए अब हम इसको समझ लेते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। पहला क्या है? पहला है प्रेजेंस ऑफ ए नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड क्या होता है? नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? It determine the body axis during the development of the organism, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं it helps in the determination of, या it determine the body axis, ठीक है, during the development, या ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी आप लिख सकते हैं। डेवलपमेंट, तो बॉडी एक्सिस को ये डिटरमाइन करने में मदद करता है, ठीक है। ये होता है नोटोकॉर्ड। दूसरा क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? प्रेजेंस ऑफ ए डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, ठीक है, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड।
अब ये नर्व कॉर्ड क्या होता है, ठीक है। तो नर्व कॉर्ड इज नथिंग बट इट इज द कलेक्शन ऑफ द नर्व टिश्यूज, ठीक है। यानी कि नर्व टिश्यूज या नर्व सेल्स का एक संगठन, इसको हम बोलते हैं नर्व कॉर्ड। सो इट इज द कलेक्शन ऑफ नर्व सेल्स आप बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं टिश्यूज ऑल्सो। सो सारे नर्व सेल्स एक ग्रुप बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं नर्व कॉर्ड, ठीक है। क्लियर। अब हम चलते हैं तीसरे कैरेक्टरिस्टिक फीचर पे। तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था, फेरेंजियल गिल स्लिट। फेरेंजियल गिल स्लिट। अब ये जो फेरेंजियल गिल स्लिट होते हैं, ये क्या होता है, ये एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। मींस इट एक्ट्स लाइक अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। अब इसके द्वारा क्या होता है, जो पानी है यानी कि वाटर एंटर्स इनटू द माउथ, ठीक है। और माउथ के बाद ये कहां जाता है, ये गिल्स में। एंड वाटर एंटर्स इनटू माउथ, यानी कि माउथ से जो पानी है वो अंदर जाता है और वो फिर गिल तक जाता है। एंड रीच द गिल्स वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, ठीक है। यू कैन राइट वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, यानी कि गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये गैसेस का एक्सचेंज कहां हो रहा है, गिल्स में हो रहा है। और कौन सी गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्लियर। तो ये हैं 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर उन एनिमल्स के जो कि फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं। अब नोटोकॉर्ड, हम नोटोकॉर्ड के बारे में बात कर रहे थे। तो नोटोकॉर्ड एक तो ये डिटरमाइन करता है बॉडी एक्सिस, इसका एक और फंक्शन होता है सपोर्ट देना, सपोर्टिव फंक्शन भी होता है इसका, ठीक है। अब जो नोटोकॉर्ड होती है, या तो फिर वो एक ऑर्गेनिज्म के अर्ली स्टेज में मौजूद होती है, ठीक है, जैसे कि लार्वल स्टेज में मौजूद होती है सिर्फ, या तो फिर वो उस ऑर्गेनिज्म के एंटायर जो है लाइफ में, लाइफ लॉन्ग में प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो या तो वो अर्ली स्टेज में मौजूद होती है ये नोटोकॉर्ड, इट इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस। तो आप लिख सकते हैं प्रेजेंस ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस, ठीक है। या तो फिर थ्रू आउट, ठीक है। क्लियर है। आइए अब हम दोबारा इस स्लाइड पे चलते हैं। तो ये थे 3 फीचर्स। अब बात करते हैं इसकी फाइलम जो कॉर्डेटा है वो आगे 3 सब फाइलम में डिवाइडेड है। So phylum Chordata is divided into 3 subphyla. फर्स्ट इज यूरोकॉर्डेटा जिसको हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा और तीसरा है वर्टिब्रेटा, ठीक है। क्लियर। तो फाइलम कॉर्डेटा की 3 सब फाइलम्स होती हैं। तो फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम्स, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। क्लियर। अब जो यूरोकॉर्डेटा और जो सिफेलोकॉर्डेटा है, ठीक है, इनको कंबाइन हम कहते हैं प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है। अब इनके बारे में हम बात करते हैं कि यूरोकॉर्डेटा क्या होता है, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, ठीक है। इनके बारे में अब चर्चा करते हैं हम। तो 3 सब फाइलम्स होती हैं, ठीक है। पहला होता है यूरोकॉर्डेटा। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द सब फाइलम्स ऑफ द फाइलम कॉर्डेटा। Urochordata is the first one. Urochordata, the notochord. What's the difference between Urochordata, Cephalochordata and Vertebrata? इन तीनों में differences क्या है? First difference is in Urochordata, the notochord is present in the larval stage. यानी कि notochord जो होती है वो larval stage में ही सिर्फ मौजूद होती है, ठीक है। Only present in the larval stage. इसके बाद होता है सिफेलोकॉर्डेटा।
ठीक है, दूसरी क्या थी आप देख सकते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा। अब जो सिफेलोकॉर्डेटा होती है इसमें जो नोटोकॉर्ड होती है इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट, ठीक है, इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ टाइम, ठीक है, और ये मौजूद होती है हेड से लेके टेल तक, हेड से लेके टेल तक मौजूद होती है नोटोकॉर्ड, ठीक है। अब यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को हम बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा, इन दोनों को हम कंबाइनली कहते हैं प्रोटोकॉर्डेटा, पर इनमें कुछ डिफरेंस होते हैं। यूकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड लार्वा स्टेज में मौजूद होती है और सिफेलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होती है वो इट्स प्रेजेंट थ्रू आउट दी लाइफ टाइम, इट इज परसिस्टेंट थ्रू आउट दी लाइफ टाइम, ठीक है। अब तीसरा क्या था, तीसरा था वर्टिब्रेटा, तीसरी सब फाइलम थी वर्टिब्रेटा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा में क्या होता है, जो नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड इज, ठीक है, इज प्रेजेंट इन द अर्ली स्टेजेस। तो अर्ली स्टेजेस में यानी कि इन द एम्ब्रियो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, तो एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड मौजूद होती है, या तो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और ठीक है, तो अर्ली स्टेजेस में आप देख सकते हैं यानी कि एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड मौजूद होगी, और अडल्ट ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, अडल्ट ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड चेंज हो जाती है वर्टिबल कॉलम में, ठीक है। तो अडल्ट्स में ये स्पाइनल कॉलम या वर्टिबल कॉलम में चेंज हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये डिफरेंसेस हैं यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा में। तो नोटोकॉर्ड के बेसिस पे आप इन तीनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मींस ऑन द बेसिस ऑफ द नोटोकॉर्ड यू कैन डिफरेंशिएट अमंग दीज थ्री सब फाइलम्स दैट बिलोंग टू फाइलम कॉर्डेटा। क्लियर? तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की, ठीक है, वर्टिब्रेटा की। तो वर्टिब्रेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसमें जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सम ऑफ द वर्टिब्रेट्स डू नॉट पोजेस जॉज whereas most of them possess jaws, ठीक है। तो वर्टिब्रेटा भी फर्दर, ठीक है, डिविजन्स में डिवाइडेड है, और वो डिविजन्स फिर कुछ क्लासेस में डिवाइडेड है। तो वर्टिब्रेटा डिवाइडेड है पहले तो उन ऑर्गेनिज्म में जिनके पास जॉज होते हैं, विच पोजेस जॉज, उसको हम बोलते हैं एग्नेथा। और कुछ ऐसी डिविजन्स होती हैं या कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास जॉज होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास जॉज नहीं होते। तो वो और एनिमल्स जिनके पास जॉज नहीं होते उसे हम इंक्लूड करते हैं एग्नेथा में, और वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास जॉज होते हैं उसे हम इंक्लूड करते हैं नेथोस्टोमा में, ठीक है। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं द सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, वर्टिब्रेटा सबसे पहले दो डिविजन्स होती हैं वर्टिब्रेटा की, एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा। तो एग्नेथा में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं दे लैक जॉज, उसमें जॉज मौजूद नहीं होते, और नेथोस्टोमा में जो आते हैं उसमें बियर जॉज यानी कि उसमें जॉज होते हैं। अब एग्नेथा में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है, उनको हमने एक क्लास में रखा है, उस क्लास को हम बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। और जो नेथोस्टोमा थी वो सब डिवाइडेड है कितनी क्लास में, पहले तो पाइसिस जिसमें सारी फिशेज आती है, ठीक है, पाइसिस में आपकी क्या आती है, फिशेस। तो फिशेस में क्या मौजूद होते हैं, फिन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और दूसरी क्लास है टेट्रापॉड्स। अब टेट्रापॉड्स में लिम्स होते हैं, तो फिशेस में क्या होते हैं, फिन्स होते हैं, और टेट्रापॉड में फिन्स की जगह होते हैं लिम्स, ठीक है, जैसे कि हाइंड लिम्स हो गए, फोर लिम्स हो गए, ठीक है। अब पाइसिस फर्दर डिवाइडेड है क्लास कॉन्ट्रैक्टाइज में और ऑस्ट्रिकथाइज में, ठीक है। और जो टेट्रापॉड्स हैं वो डिवाइडेड हैं क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस और मैमेलिया या मैमल्स, ठीक है। अब हम इन सारी डिविजन्स और क्लासेस के बारे में हम अब चर्चा करेंगे।
तो भाई आगे चलते हैं। एग्नेथा तो हमने देखा था इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्लास साइक्लोस्टोमा। तो एग्नेथा में जो क्लास आती है उसको हम बोलते हैं साइक्लोस्टोमा। अब साइक्लोस्टोमा क्या होते हैं? तो साइक्लोस्टोमा दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेक्स एंड आर एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेस। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये एक्टोपैरासाइट यानी कि ये पैरासाइट्स होते हैं इन फिशेस पर। ये इनकी बाहरी सतह पर ये रहते हैं और ये फीड करते हैं। तो पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स होता है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फीड करता है, उसको हम कहते हैं पैरासाइट। अब बात करते हैं नेथोस्टोमा की। तो ये दो क्लासेस में डिवाइडेड है, या इसके अंदर दो क्लासेस आती हैं, पाइसिस और टेट्रापॉड्स। पाइसिस में मैंने आपको बताया सारी फिशेस आती हैं, ठीक है। और पाइसिस के अंदर दो क्लास कौन सी आती थी? ठीक है, कॉन्ड्रिक्थाइस एंड ऑस्ट्रिकथाइस। ठीक है, तो इन दोनों जो क्लास होती है इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें फिन्स मौजूद होते हैं और ये फिन्स की मदद से ये मूव कर सकते हैं। तो फिन्स आर दी लोकोमोटरी ऑर्गन। ठीक है, तो लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट। तो फिन्स इन ऑर्गेनिजम्स में मूवमेंट में मदद करते हैं। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम क्लास कॉन्ड्रिक्थाइस की। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये मरीन होते हैं। ठीक है, तो दे आर दी मरीन एनिमल्स विच स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड हैव कार्टिलेजियस एंडोस्केलेटन। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो काफी कार्टिलेजिनियस होता है। ठीक है, और ये मरीन एनिमल्स होते हैं। इसका दूसरा फीचर क्या है? माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली। ठीक है, अब नोटोकॉर्ड यहां पे परसिस्टेंट थ्रू आउट दी लाइफ। इसमें नोटोकॉर्ड जो होती है वो थ्रू आउट दी लाइफ मौजूद होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो नोटोकॉर्ड होती है या तो एम्ब्रियो में प्रेजेंट होगी अर्ली स्टेजेस में, या वो परसिस्टेंट होती है थ्रू आउट दी लाइफ। इसमें जो गिल स्लिट्स मौजूद होते हैं, ठीक है, दे आर सेपरेट एंड विदाउट दी ऑपरक्यूलम। ऑपरक्यूलम का मतलब क्या होता है? गिल्स का कवर। वो कवरिंग जो गिल्स को कवर करती है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसे? ऑपरक्यूलम। अब इनकी स्किन कैसी होती है? स्किन बहुत टफ होती है। ठीक है, और उसमें मिन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स मौजूद होते हैं। तो स्केल्स किस प्रकार के होते हैं? प्लेकॉइड स्केल्स मौजूद होते हैं इसमें। ठीक है, इनके जॉज कैसे होते हैं? बहुत ही पावरफुल जॉज होते हैं। और ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें जो फिशेस होती हैं उनमें एयर ब्लैडर मौजूद नहीं होते। दे लैक एयर ब्लैडर। ठीक है, इसकी वजह से दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। तो इसकी वजह से इनको डूबने से बचने के लिए इनको रेगुलरली स्विम करना पड़ता है। ठीक है, रेगुलरली इनको तैरना पड़ता है। ठीक है, अब हम और इनके फीचर्स के बारे में बात करते थे। तो हार्ट कैसा होता है? हार्ट यहाँ पे दो चेम्बर्ड होता है, 2 चेम्बर्ड होता है, और एक ऑरिकल मौजूद होता है और एक वेंट्रिकल्स। ठीक है, आपको पता है हार्ट में ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स मौजूद होते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल मौजूद होते हैं और हार्ट होता है 4 चेम्बर्ड। पर यहां पे जो हार्ट है वो है 2 चेम्बर्स, 2 चेम्बर्ड, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल इज प्रेजेंट। अब किसी ऑर्गेनिज्म में कुछ पॉइजनस स्टिंग भी मौजूद होते हैं, जैसे कि ट्राइगन एक उदाहरण है। ठीक है, जहां पर पॉइजनस स्टिंग मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो कोल्ड ब्लडेड को हमने एक टर्म दिया जिसको हम बोलते हैं पोइकिलोथर्मस या पोइकियोथर्मस ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि फ्रॉग्स होते हैं, ठीक है, वो भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, अब कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या है या पोइकिलोथर्मस का मतलब ये है कि these organisms are not able to regulate their body temperature। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं they are not able to regulate the body temperature, यानी कि अपने बॉडी टेम्परेचर को ये रेगुलेट नहीं कर पाते। ठीक है, और इनको हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मींस इसमें कोई भी होमोस्टैसिस नहीं हो रही है। तो होमोस्टैसिस की वजह से एक पर्टिकुलर जो आप कह सकते हैं टेम्परेचर है या एक पर्टिकुलर कंडीशन मेंटेन रहती है, इसको हम कहते हैं होमोस्टैसिस, मेंटेनेंस ऑफ अ पर्टिकुलर
अब कैसे कह सकते हैं कंडीशन, ठीक है। तो इनमें होमोस्टैसिस नहीं होती है और इन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं पोइकियोथर्मस ऑर्गेनिज्म। अब इसमें सेक्सेस आर सेपरेट, मींस दे आर यूनिसेक्सुअल, ठीक है। इन मेल्स क्या होता है, पेल्विक फिन्स बियर दी क्लैस्पर्स, और इसमें फर्टिलाइजेशन क्या होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, और ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स विविपेरस होते हैं, ठीक है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अगर हम जैसे ह्यूमंस की भी बात करें तो ह्यूमंस में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि जो फ्यूजन होता है गैमीट्स का वो इट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, यानी कि वो बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। और इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं विविपेरस, ठीक है। विविपेरस का मतलब क्या होता है, विच गिव बर्थ टू द यंग वंस, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन आपको पता है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है, ठीक है। और विविपेरस ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, विविपेरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच गिव बर्थ टू द यंग वंस, ठीक है, बर्थ टू द यंग वंस, ठीक है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विविपेरी, इसे हम बोलते हैं विविपेरी, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन क्या हो रही है, यहां पे इंटरनल हो रही है, तो दोनों गैमीट्स जो हैं वो आपस में फ्यूज करते हैं और फिर वो एम्ब्रियो बनाएंगे और एम्ब्रियो से फिर एंटायर ऑर्गेनिज्म बनता है। आइए अब हम दूसरी क्लास के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मरीन होते हैं या तो फिर वो फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। और यहाँ पे एंडोस्केलेटन किस प्रकार का होता है, बोनी एंडोस्केलेटन है, कार्टिलेजियस नहीं है, यहाँ पे बोनी एंडोस्केलेटन है, यानी कि काफी हार्ड होगा। और इन ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो काफी स्ट्रीमलाइंड होती है, ठीक है, स्ट्रीमलाइंड, एंड द माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, ठीक है। अब दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, इसमें जो गिल्स, ठीक है, कि 4 पेयर मौजूद होते हैं जो कि ओपरक्यूलम से कवर्ड होते हैं। ओपरक्यूलम का मतलब क्या होता था, गिल कवर। अब यहां पे जो स्किन होती है, स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल्स, यहां पे ये टिनॉइड स्केल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। एयर ब्लैडर यहां पे मौजूद होता है, ठीक है, जो कि बॉयंसी प्रोवाइड करता है, तो इनको रेगुलरली स्विम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एयर ब्लैडर जो होंगे उसमें क्या होगा, एयर ब्लैडर में एयर मौजूद होगी जिसकी वजह से उनको बॉयंसी मिलती है। हार्ट यहाँ पे कैसा होता है, 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल मौजूद होता है, और ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, यानी कि पोइकिलोथर्मल्स होते हैं ये भी, और ये अपने बॉडी को या बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते। सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट होती हैं, यानी कि यूनिसेक्सुअल होते हैं, पर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन क्या होती है, एक्सटर्नल, यानी कि बॉडी से बाहर, आउटसाइड द बॉडी, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो जो मेल गैमीट है और जो फीमेल गैमीट है वो पानी में रिलीज होंगे क्योंकि ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। और जो फ्यूजन होगी गैमीट्स की वो वाटर में होगी, यानी कि शरीर बॉडी से बाहर हो रही है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, इसलिए हम कहते हैं इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मोस्टली इनमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ओवीपेरस होते हैं, द डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ओवीपेरस का मतलब क्या हो गया, ओवीपेरस का मतलब है एग लेइंग, ठीक है, ये एग ले करते हैं, एग लेइंग बोलते हैं हम इसको, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस और मेमेलिया के बारे में। तो एम्फीबिया में कैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जो लैंड पे भी रह सकते हैं और जो पानी में भी रह सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, इसका उदाहरण क्या है, फ्रॉग यानी कि मेंढक, इसका एक उदाहरण है एम्फीबिया का। अब जो एम्फीबियंस होते हैं ये भी कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं रेप्टिलिया, इसमें कौन से प्रकार के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, रेप्टिलिया में आते हैं ऑर्गेनिज्म जो कि क्रॉल करते हैं, ठीक है। तो जो टर्म रेप्टिलिया है इसका मतलब यही है कि इनमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या तो वो क्रॉल करते हैं या वो क्रीप करते हैं, ठीक है। क्रीपिंग और क्रॉलिंग ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड अंडर द रेप्टिलिया क्लास, रेप्टिलिया, ठीक है।
फिर आता है क्लास एवीज। तो एवीज में कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? इसमें आते हैं बर्ड्स। ठीक है, जितने भी बर्ड्स होंगे वो आएंगे एवीज में। और इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? इनमें हॉलो बोन्स मौजूद होती हैं। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जो क्लास हमारी थी एम्फीबिया, एम्फीबिया में वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो कि लैंड पे भी रह सकते हैं और ये वाटर में भी रह सकते हैं। और इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? ठीक है, इनमें फर्टिलाइजेशन क्या होती है? एक्सटर्नल होती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है ये भी। ठीक है, तो कॉपुलेशन के दौरान क्या होता है? ये पानी में जाते हैं, जो मेल और फीमेल फ्रॉग होता है, और पानी में स्पर्म और एग रिलीज होता है। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन भी पानी में होती है। दैट्स व्हाई द फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। ठीक है, और क्या इसके फीचर्स होते हैं? स्किन इनकी काफी जो स्मूथ होती है, काफी स्लिपरी होती है। ठीक है, और ये भी कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स मीन्स पोइकियोथर्मल। अब ये हो गए, उदाहरण क्या है इनका? जैसे कि फ्रॉग हो गया। फिर अब हम बात करते हैं रेप्टिलिया की। तो रेप्टिलिया में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? क्रीपिंग और क्रॉलिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब इनकी भी जो स्किन होती है वो काफी हार्ड होती है और काफी स्केली होती है। ठीक है, रेप्टिलिया में। ठीक है, जैसे क्रोकोडाइल और ऑल हो गए। ठीक है, लिजर्ड्स हो गई। इसके बाद आता है एवीज। अब ये जो ऑर्गेनिज्म तो रेप्टिलिया, ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, मींस अपना ये टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते। अब एवीज में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? बर्ड्स आते हैं। और इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? इनकी हॉलो बोन्स होती हैं, जो कि इनको फ्लाई करने में मदद करती हैं। ठीक है, और इनमें क्या मौजूद होती है? बीक्स मौजूद होती हैं। और इसमें जो हाइंड लिम्स होते हैं, वो हाइंड लिम्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू क्या? विंग्स। ठीक है, तो एवीज, क्लास एवीज के क्या क्या फीचर्स हैं? इसमें द ऑर्गेनिज्म दैट आर इंक्लूडेड द बर्ड्स एंड दे हैव हॉलो बोन्स दैट हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई। दे हैव बीक्स। ठीक है, एंड द हाइंड लिम्स have been modified into or have been transformed into wings. ठीक है, अब जो इनके फोर लिम्स होते हैं, हाइंड लिम्स नहीं, सॉरी, फोर लिम्स have been modified into, यानी कि आगे के, और जो हाइंड लिम्स होते हैं वो क्लैस्पिंग करने में मदद करते हैं। ठीक है, ब्रांचेस को क्लैस्प करने में। ठीक है, फोर्थ, ममेलिया या मैमल्स इसमें जो इंक्लूड थे, इनमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? पहले तो ये विविपेरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें मेमोरी ग्लैंड मौजूद होता है। ठीक है, विच हेल्प्स टू फीड द यंग वंस। तो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। एम्फीबियंस आपको पता है अडेप्टेड टू बोथ लैंड एंड वाटर। ठीक है, रेप्टाइल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हैं? दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। ठीक है, तो कॉर्निफाइड स्किन में क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्निफाइड स्किन? यहां पे लेयर्स मौजूद होती है। तो कॉर्निफाइड स्किन जो होती है, इट रिप्रेजेंट्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। तो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है स्किन की, which consist of layers of flattened cells. ठीक है, they consist of layer of flattened cells. और ये flattened cells क्या होते हैं? These are the dead skin cells. ये dead skin cells का बना होता है। ठीक है, कॉर्निफाइड स्किन जो होती है, ये पहले तो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है स्किन की। ठीक है, और इनमें किस प्रकार के सेल्स मौजूद होते हैं? इसमें डेड सेल्स मौजूद होते हैं जो कि फ्लैटेंड होते हैं। तो अब यहां पे लिख सकते हैं आउटर मोस्ट
लेयर ऑफ द स्किन में होती है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, पेंगुइन भी फ्लाइटलेस बर्ड ही होती है, पेंगुइन नहीं उड़ पाती। ऑस्ट्रिच भी फ्लाइटलेस बर्ड ही होती है। ठीक है, अब लिम्स आपने देखा तो रेप्टाइल्स होते हैं जैसे कि स्नेक्स हैं, वहां पे लिम्स मौजूद नहीं होते। फिशेस, ठीक है, फिशेस जो कि पाइसिस में आती हैं, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, ये सारे क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, पर जो एवीज होती हैं, एवीज में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक है, वो अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, यानी कि उनमें होम्योस्टेसिस हो रहा होता है, तभी से हम होम्योथर्मल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, होम्योथर्मल ऑर्गेनिज्म, एक होता है पोइक्योथर्मल, एक होता है होम्योथर्मल ऑर्गेनिजम्स विच आर वार्म ब्लडेड। तो एवीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स विद फेदर्स ऑन देयर बॉडीज एंड फोर लिम्स हैव बीन मॉडिफाइड इनटू विंग्स। मैंने आपको बताया था फोर लिम्स जो होते हैं इनमें वो विंग्स में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, वो मॉडिफाई हो गए हैं। हाइंड लिम्स जो होते हैं एवीज में, एवीज की बात कर रहे हैं, हाइंड लिम्स जो वॉकिंग करने में मदद करते हैं, स्विमिंग करने में मदद करते हैं, पर्सिंग और क्लैस्पिंग दी ब्रांचेस, ठीक है, इसमें मदद करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैमल्स के बारे में। तो मैमल्स के क्या यूनिक फीचर है? मेमोरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं एंड दे हैव वन मोर यूनिक फीचर, दे हैव हेयर्स प्रेजेंट ऑन दी स्किन। तो स्किन पे हेयर्स मौजूद होते हैं और इनका एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्रेजेंस ऑफ दी मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मैमल्स, दे शो विविपैरिटी, यानी कि दे गिव बर्थ टू दी यंग वंस। ठीक है, आइए अब हम नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है, फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है जॉलेस फिश के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था एक ऐसी क्लास जहां पर जॉज मौजूद होते हैं और एक और ऐसी क्लास होती है जहां पे जॉज मौजूद नहीं होते। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऐसे डिविजन्स थे दो। ठीक है, एग्नेथा और दूसरा क्या था? एग्नेथा और नेटोस्टोमा। तो जॉलेस फिश विच लेज एग इन द फ्रेश वाटर एंड हुज एमोसीड्स लार्वा। ठीक है, तो लार्वा का नाम है ये। ठीक है, एमोसीड्स इज द नेम ऑफ द लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन। तो ये जो क्वेश्चन है नीट के 2015 में आया हुआ है। ठीक है, दोबारा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आपको क्या मेंशन करना है? आपको एक जॉलेस फिश के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जो कि फ्रेश वाटर में तो एग लेस करती है। ठीक है, तो एग कहां ले हुए? एग फ्रेश वाटर में इन्होंने ले करे और ठीक है, ये जो एग्स हैं फिर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं लार्वा में जिसको हम बोलते हैं एमोसाइट्स, और फिर ये लार्वा मेटामॉर्फोसाइज करता है और मेटामॉर्फोसिस के बाद ये लार्वा ओशन में चला जाता है। ठीक है, तो पहली स्टेज में फ्रेश वाटर में होते हैं और दूसरी स्टेज में मरीन ओशंस में। ठीक है, तो यहां पे दो है। तो मेटामॉर्फोसिस के बाद ये जो फिश है ये फ्रेश वाटर को छोड़ के ये चली जाती है मरीन ओशन में। तो इसके उदाहरण के इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम। माइक्सीन, पेट्रोमाइजोन, ठीक है, एप्टेट्रस और नियोमाइक्सीन। ठीक है, तो मैं आपको कुछ समय दूंगा इस प्रश्न को, ठीक है, आप एनालाइज करते हैं इसका उत्तर क्या होगा, आप दे सकते हैं। ठीक है, आप सोचिए और बताएं इस प्रश्न का उत्तर। ऐसी कौन सी जॉलेस फिश है जो कि एग तो ले करती है फ्रेश वाटर में पर मेटामॉर्फोसिस के बाद वो मरीन ओशन में चली जाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहे हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्यों सही होगा? ऑप्शन बी क्यों नहीं? देखिए हम इसका आंसर, तो इस प्रश्न का हम आंसर देखते हैं हम। ठीक है, तो पेट्रोमाइजोन इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आइए अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी क्यों करेक्ट है। ठीक है, तो पेट्रोमाइजोन है, ठीक है, इसको हम कॉमनली लैम्प्रेज भी कहते हैं।
तो ये एक प्रकार की जॉलेस फिश है। इट इज अ जॉलेग फिश दैट हैज अ यूनिक लाइफ साइकिल। इसका लाइफ साइकिल काफी यूनिक है। ठीक है, तो ये जो फिश होती है दे टिपिकली ले एग्स इन द फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। ठीक है, एंड आफ्टर हैचिंग द लार्वा इज नोन एज एमोसीड्स which spend their early stages of development in the fresh water. ठीक है, however upon metamorphosis they migrate to the ocean. ठीक है, and this migration to the ocean marks a significant transition in their life cycle. Therefore option number B is the correct answer. ठीक है, तो पेट्रामाइजोन में क्या होती है, ये एक जॉलेस फिश होती है जो एग तो ले करती है फ्रेश वाटर में। ठीक है, और फ्रेश वाटर में क्या होता है, फ्रेश वाटर में ठीक है ये एग हैच करता है फिर वो लार्वा बनाता है। अब इस लार्वा को हम बोलते हैं एमोसीड्स। अब ये लार्वा की मेटामॉर्फोसिस होती है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है, देयर इज अ चेंजेस इन दी स्ट्रक्चरल एंड दी फिजिकल फॉर्म। आपको मेटामॉर्फोसिस पता होना चाहिए क्या होता है। तो मेटामॉर्फोसिस is the change in the structural and the physical form. Change in the structural and physical form. यानी कि फिजिकल और स्ट्रक्चरल, ठीक है, इनमें चेंजेस, इसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फ। तो आपको देखो लार्वा का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है और जो अडल्ट जो स्टेज होती है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे कि आप फ्रॉग में भी देख सकते हैं, पहली स्टेज होती है लार्वा स्टेज, उसको बोलते हैं हम टैडपोल, वो मेटामॉर्फोसाइज करती है अडल्ट फ्रॉग में। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो द टेक्सॉन रिप्रेजेंटिंग बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन स्पीशीज। ठीक है, टेक्सॉन आपने पढ़ा होगा, टेक्सॉन क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर, ठीक है, ग्रुप टुगेदर बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, ये होता है टेक्सॉन, मतलब कि एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप, ठीक है, जो आपस में कैरेक्टर्स शेयर करते हैं, मींस उनमें सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं और वो एवोल्यूशनरी जो उनकी रिलेशनशिप है उसको भी वो शेयर करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से निडेरिया, टीनोफोरा, एकिनोडर्म्स और सिफेलोकॉर्डेटा, इनमें से ऐसा कौन सा टेक्सॉन है, मींस द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो फ्रेश वाटर में भी रह सकता है और जो मरीन वाटर में भी रह सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए निडेरिया कह रहे हैं। निडेरिया क्यों सही आंसर होगा इसका, आप सोचिए, ऐसा कौन सा ग्रुप है इसमें से, या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, या ऐसा कौन सा टेक्सॉन है। टेक्सॉन मैंने आपको बताया क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इसका आंसर अब हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिफेलोकॉर्डेटा। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी, सी नहीं है इसका, ना ए है। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा। तो सिफेलोकॉर्डेटा और ऑल्सो नोन एज लैंसलेट्स और एम्फीऑक्सस। अभी जो सिफेलोकॉर्डेट्स होते हैं रिप्रेजेंट्स द टेक्सॉन ऑफ द कॉर्डेट्स दैट इंक्लूड्स बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन स्पीशीज। ठीक है, इनमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फ्रेश वाटर भी होते हैं और वो मरीन, ठीक है, वाटर में भी रह सकते हैं। एंड दीज एनिमल्स आर स्मॉल फिश लाइक क्रीचर्स फाउंड इन शैलो कोस्टल वाटर्स एज वेल एज फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। ठीक है, अब they possess some primitive chordate features and are considered a basal group within the phylum Chordata. तो ये Chordata की सब फाइलम थी Cephalochordata, ठीक है, और इनको हम कैसे क्या कंसीडर करते हैं, प्रिमिटिव कॉर्डेट्स होते हैं।
ठीक है, देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर? ठीक है, समझ आया आपको सिफेलोकॉर्डेटा क्यों सही आंसर था इसका। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास रेप्टिलिया। तो रेप्टिलिया आर ऑल्सो नोन एज क्रीपिंग और क्रॉलिंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं इसमें। ठीक है, आपको पता है रेप्टिलिया के उदाहरण स्नेक्स हैं, लिजर्ड हैं। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, बॉडी कवर्ड विद ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, स्केल्स आर प्रेजेंट ओवर द बॉडी। ठीक है, एंड दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स। तो हमने पढ़ा था जब क्लास रेप्टिलिया में जो स्किन होती है वो काफी ड्राई होती है, कॉर्निफाइड होती है। कॉर्निफाइड का मैंने आपको मतलब बताया, यानी कि उसमें डेड स्किन सेल्स होते हैं। ठीक है, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी पर। ठीक है, और इसमें एक्सटर्नल ईयर्स मौजूद नहीं होते। तो ये है पहला ऑप्शन। दूसरा कह रहा है कि क्लास रेप्टिलिया कैरेक्टरिस्टिक दे आर मेरीन एनिमल्स with a cartilaginous endoskeleton and body covered with placoid scales। तो ये सही नहीं है, मरीन एनिमल्स नहीं होते रेप्टिलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं ये। ठीक है, विद बोनी एंडोस्केलेटन एंड एयर ब्लैडर आर प्रेजेंट टू रेगुलेट द बोयेंसी। तो ये भी सही उत्तर नहीं है। जो रेप्टाइल्स होते हैं वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बॉडी कवर्ड विद मॉइस्ट स्किन। देख सकते हैं मॉइस्ट स्किन कह रहे हैं, तो मॉइस्ट स्किन किस में मौजूद होती है, ये ज्यादातर मौजूद होती है एम्फीबियंस में। ठीक है, तो बॉडी कवर्ड विद मॉइस्ट स्किन विच इज डिवॉइड ऑफ द स्केल्स, द ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय टिम्फैनम। ठीक है, एंड एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स ओपन इनटू अ कॉमन क्लोएका। तो ये सारे फीचर्स किसके हैं, ये सारे फीचर हैं क्लास एम्फीबिया के। ठीक है, तो एम्फीबिया जिसका एक उदाहरण है फ्रॉग। तो फ्रॉग में क्या होता है, स्किन जो होती है वो काफी मॉइस्ट होती है। ठीक है, और उसमें स्केल्स मौजूद नहीं होते, और उसमें जो ईयर होते हैं, ईयर को हम बोलते हैं टिम्फैनम। ठीक है, और इसमें एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है वो कहाँ खुलता है, वो क्लोएका में खुलता है। तो क्लोएका के द्वारा, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। और अगर हम मेल में बात करें तो मेल में वेस्ट मटेरियल के अलावा स्पर्म्स भी इस क्लोएका के थ्रू बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हुआ, अब आप बताइए। आप कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, ज्यादातर स्टूडेंट कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, इसका आंसर देखिए अब हम, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो रेप्टिलिया के क्या फीचर्स होते हैं, बॉडी इज कवर्ड विद ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन एंड स्केल्स ओवर द बॉडी आर एपिडर्मल। क्लियर? इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो क्लास रेप्टिलिया is characterized by several distinctive features. Some of them are dry and cornified skin. Reptiles have skin covered with the scales. तो यहां पर scales मौजूद होते हैं। ठीक है, स्केल्स मौजूद होते हैं या स्क्यूट्स मौजूद होते हैं, जो कि एक प्रोटीन से बने होते हैं जिसको हम बोलते हैं केराटिन। अब इसकी वजह से क्या होता है, इन स्केल्स और स्क्यूट्स की मदद से क्या होता है, और जो कॉर्निफाइड स्किन होती है उसकी मदद से दे प्रिवेंट दी वाटर लॉस। ठीक है, और ये प्रोटेक्शन भी देता है। तो ये स्केल्स, ये जो स्क्यूट्स होते हैं, ये एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिजम्स को, और ये वाटर लॉस में भी वाटर लॉस में ये कमी करता है। ठीक है, इट प्रिवेंट्स वाटर लॉस। ठीक है, क्लियर? अब स्केल्स जो मौजूद हैं, स्केल्स ऑल ओवर द बॉडी मौजूद होते हैं। स्केल्स क्या होते हैं, स्केल्स एक एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स हैं दैट कंट्रीब्यूट टू द टफ प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ द रेप्टाइल्स। ठीक है, स्केल्स एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को। अब रेप्टाइल्स में एक्सटर्नल ईयर्स मौजूद नहीं होते, दे लैक एक्सटर्नल ईयर्स। सो मोस्ट रेप्टाइल्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स, although they can still perceive sound vibrations through other mechanisms। तो रेप्टाइल्स में एक्सटर्नल ईयर्स मौजूद नहीं होते। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दिस कैटेगरी ऑफ एनिमल्स करेक्टली डिस्क्राइब्ड विद नो सिंगल एक्सेप्शन इन इट। ठीक है, तो आपको यहां पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दिस कैटेगरी ऑफ एनिमल्स, ठीक है,
करेक्टली डिस्क्राइब्स विद नो सिंगल एक्सेप्शन इन इट। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑल बोनी फिशेस हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स एंड एन ओपर्क्यूलम ऑन द ईच साइड। ठीक है, यानी कि सारी जो बोनी फिशेस होते हैं उसमें गिल्स के 4 पेयर मौजूद होते हैं और उसमें गिल कवर भी मौजूद होता है जिसे हम बोलते हैं ओपर्क्यूलम। नेक्स्ट है ऑल रेप्टाइल पोजेसेस स्केल्स एंड हैव अ 3 चेम्बर्ड हार्ट एंड आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। तो क्या ये सही है? ठीक है, अब तीसरी कैटेगरी क्या बता रहे हैं? ऑल मैमल्स आर विविपेरस एंड पोजेस डायफ्राम फॉर द ब्रीदिंग। एंड ऑप्शन नंबर डी है एक ऐसी कैटेगरी जहां पे ऑल स्पॉन्जेस आर मरीन एंड हैव कॉलर्ड सेल्स। ठीक है, इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? कौन सी कैटेगरी है इन चारों में से, ठीक है, जिसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको यहां पे बताए गए हैं? तो कौन सी कैटेगरी के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो सही हैं? ठीक है, तो आपको यहां पे एक कैटेगरी दी गई है, एक श्रेणी दी गई है। ठीक है, और आपको ये जो ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस, ठीक है, कौन सी कैटेगरी, ठीक है, को के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ए, बी कह रहे हैं, बी, ऑप्शन नंबर ए। आप लिख भी सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए या जो बी है ये क्यों सही है, ये भी आप लिख सकते हैं क्यों सही है ये ऑप्शन। ठीक है, देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल स्पॉन्जेस आर मरीन एंड हैव कॉलर्ड सेल्स। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। तो स्पॉन्जेस कौन सी फाइलम को बिलोंग करते हैं? स्पॉन्जेस बिलोंग टू द फाइलम पोरीफेरा, और इसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं एक्वेटिक, जो कि ज्यादातर मरीन एनवायरमेंट्स में पाए जाते हैं। नाउ दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द यूनिक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, विच इंक्लूड स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड द कोएनोसाइट्स, आल्सो नोन एज द कॉलर सेल्स। ठीक है, अब these collar cells have a distinctive collar-like structure surrounding a flagellum, which helps in generating water currents for feeding and respiration. ठीक है, तो स्पॉन्जेस होते हैं, इनमें जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो स्पॉन्जेस होते हैं ये बिलोंग करते हैं फाइलम पोरीफेरा को, और पोरीफेरा में जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं और वो मरीन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। और इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इनमें एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ठीक है, जिनमें एक विशेष प्रकार के सेल्स मौजूद होते हैं जिसे हम बोलते हैं कोएनोसाइट्स या कॉलर सेल्स। अभी जो कॉलर सेल्स होते हैं इनका एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, ये कॉलर लाइक होते हैं। ठीक है, और इनका रोल क्या होता है? ये वाटर करंट जनरेशन में मदद करते हैं, जिसकी वजह से वो जो ऑर्गेनिजम्स है वो फीड कर सकता है और वो रेस्पायर करता है। ठीक है, क्लियर? हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है नीट 2010 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑल द 4 ऑफ स्पॉन्जिला, लीच, डॉल्फिन एंड पेंगुइन इज करेक्ट। तो यहां पे आपको 4 ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं, स्पॉन्जिला, लीच, डॉल्फिन और पेंगुइन। ठीक है, और आपको यहां पे 4 स्टेटमेंट दी गई है। तो आपको इन चारों स्टेटमेंट में से चूज करना है कि इन चारों ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑल द 4 ऑफ दीज, ये चारों ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल ऑफ दीज 4 ऑर्गेनिज्म? पहला है ऑल आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। तो बायलैटरली सिमेट्रिकल क्या होता है? मीन्स द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 halves and each half is the mirror image of each other. इसको हम बोलते हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल। तो बायलैटरली सिमेट्रिकल क्या होता है? हाउ कैन वी डिफाइन बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म? तो ह्यूमंस एग्जांपल है बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो मीन्स द बॉडी of an organism can be divided
into two halves, ठीक है। तो ये हो गया पहला। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया? द टू हाफ्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, यानी कि जो दोनों हाफ हैं वो मिरर इमेज है एक दूसरे के। मिरर इमेज। इंसेक्ट्स में भी बायलैटरल सिमेट्री होती है। क्लियर? ठीक है। तो सुकमान से ही कह रहे हैं कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, और आपको ये भी मेंशन करना चाहिए दिस टू इक्वल हाफ्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है पेंगुइन इज होम्योथर्मिक, यानी कि वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, और मतलब इसका ये भी हो गया कि ये अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, दे कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। और जो रिमेनिंग थ्री है वो कह रहे हैं पोइक्योथर्मल। पोइक्योथर्मल मीन्स कोल्ड ब्लडेड, मीन्स दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट है लीच इज अ फ्रेश वाटर वाइल ऑल अदर्स आर मरीन। ठीक है। और चौथा ऑप्शन है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला हैव स्पेशलाइज्ड कॉलर्ड सेल्स कॉल्ड क्वेनोसाइट्स नॉट फाउंड इन द रिमेनिंग थ्री। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं सब, स्पॉन्जिला स्पेशलाइज्ड कॉलर्ड सेल्स, जिसको हम कॉलर सेल्स बोलते हैं। क्वेनोसाइट्स के बारे में हमने पढ़ा था, फाइलम पॉरीफेरा में मौजूद होते हैं, स्पॉन्जिस में ये मौजूद होते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं सब। सुकमान कह रहे हैं हमेशा, रूहानियत कह रहे हैं, अमनदीप ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं सब। तो इसका हम आंसर देखते हैं। लीच, तो इसका आंसर है लीच द फ्रेश वाटर वाइल अदर्स आर मरीन। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। ठीक है। तो स्पॉन्जिला जो होता है वो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है, कॉमनली फाउंड इन दी पॉन्ड, लेक्स एंड स्लो मूविंग स्ट्रीम्स। लीच जो होता है दे आर प्राइमरली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स, ऑल्दो सम स्पीशीज कैन ऑल्सो बी फाउंड इन दी मॉइस्चर रिच्ड एनवायरमेंट। डॉल्फिन्स आर मरीन मैमल्स इनहैबिटिंग ओशंस। ठीक है। और पेंगुइन्स आर मरीन एनिमल्स प्राइमरली फाउंड इन दी साउथ हेमिस्फीयर स्पेशली इन अंटार्कटिका। ठीक है। तो लीच होते हैं दे आर प्राइमरीली फ्रेश वाटर, वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है। इसके इसका आंसर हुआ लीच इज, ठीक है, प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर। और आप देख सकते हैं स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर में होता है ज्यादातर। डॉल्फिन्स होती हैं मरीन एनवायरनमेंट में, पेंगुइन्स भी मरीन एनिमल्स हैं। तो लीचीज होते हैं वो ज्यादातर फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स वन कैरेक्टरिस्टिक फीचर विदाउट इवन अ सिंगल एक्सेप्शन। ठीक है। तो यहां पे आपको ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दिए हैं, रेप्टिलिया, कॉर्डेटा, कॉन्ड्रोसाइट्स और ममेलिया। ठीक है। आपको करेक्टली मैच्ड यहां पे पेयर ढूंढना है। इनमें से करेक्टली मैच्ड पेयर कौन सा है? आपको यहां पे दिए हैं मेंबर्स। रेप्टिलिया, तो रेप्टिलिया के फीचर्स आपको दिए गए हैं, कॉर्डेटा के फीचर्स दिए हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स के फीचर्स दिए गए हैं, और ममेलिया के आपको फीचर्स दिए गए हैं, इट गिव्स राइज टू यंग वंस। ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। रेप्टिलिया है में 3 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं। कॉर्डेटा में कह रहे हैं पोजेस अ माउथ प्रोवाइडेड विद अपर एंड लोअर जॉ। ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं कॉन्ड्रोसाइट्स पोजेस कार्टिलेजियस एंडोस्केलेटन, और ममेलिया गिव राइज टू, ममेलिया में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे गिव राइज टू यंग वंस। ये क्वेश्चन आपके नीट 2021-11 में आया हुआ है। सोचिए आप इसके बारे में, इसका उत्तर क्या होगा? ठीक है। तो सारे ऑप्शंस काफी मिलते जुलते हैं। ठीक है, काफी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पे
यहां पे आप देख सकते हैं, आपको प्रश्न ठीक से पढ़ना है। विदाउट, यहां पे कह रहे हैं विदाउट इवन अ सिंगल एक्सेप्शन। तो ऐसा आपको ग्रुप चूज करना है और उसके कैरेक्टरिस्टिक चूज करने हैं जहां पे कोई भी एक्सेप्शन मौजूद नहीं हुआ। ठीक है, दैट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यू हैव टू चूज, ठीक है, इन विच नो एक्सेप्शन एग्जिस्ट, कोई भी एक्सेप्शन एग्जिस्ट नहीं करता। देखें हम आगे इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं, ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉन्ड्रोसाइट्स पोजेस कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। ठीक है, तो इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होती है। ठीक है, और इसमें कोई भी एक्सेप्शन मौजूद नहीं है, यानी कि सारे ऑर्गेनिज्म में जो एंडोस्केलेटन होगी वो कार्टिलेजिनियस होगी। तो कॉन्ड्रोसाइट्स जिसमें शार्क, रेस और काइमरास मौजूद होते हैं, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, तो जैसे कि बोनी फिशेस होती हैं, ठीक है, उनमें जो स्केलेटन होती है वो बोन की बनी होती है, कंपोज प्राइमरी ऑफ द बोन। ठीक है, पर जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं उनमें स्केलेटन होती है वो कार्टिलेज की बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। Now this feature is consistent across all the members of the class chondrocytes, making option C the correct choice. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one of the following categories of animals is correctly described with no single exception in it? दोबारा आपको ये क्वेश्चन जो है आपको, ठीक है, एक कैटेगरी ऑफ एनिमल्स चूज करना है, ठीक है, जहां पर कोई भी एक्सेप्शन मौजूद नहीं है। तो ऑल स्पॉन्जिस, ठीक है, आर मरीन एंड हैव कॉलर्ड सेल्स, ऑप्शन नंबर बी है। ऑल मैमल्स आर विविपेरस एंड पोजेस डायफ्राम फ्रॉम ब्रीदिंग। ठीक है, यानी कि सारे मैमल्स विविपेरस होते हैं, यंग वंस को बर्थ देते हैं और उनमें डायफ्राम मौजूद होता है जो कि रेस्पिरेशन में या ब्रीदिंग में मदद करता है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑल रेप्टाइल पोजेसेस स्केल्स एंड हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट एंड दे आर पोइक्योथर्मल, मींस कोल्ड ब्लडेड। कि सारे रेप्टाइल्स में कह रहा है कि स्केल्स मौजूद होंगे और उनका हार्ट 3 चेम्बर्ड होगा और वो पोइक्योथर्मल्स होंगे। ऑप्शन नंबर डी है, ऑल बोनी फिशेस हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स एंड एन ओपर्क्यूलम, यानी कि गिल कवर। ठीक है, तो आपको ऐसी कैटेगरी चूज करनी है जहां पर कोई भी एक्सेप्शन मौजूद नहीं होता। तो ये जो क्वेश्चन है वो काफी सिमिलर है पिछले क्वेश्चन जैसा, पर ऑप्शंस यहां पे अलग हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऐसा कौन सी कैटेगरी ऑफ एनिमल्स हैं, ठीक है, जहां पर कोई भी एक्सेप्शन मौजूद नहीं है? तो क्या सारे स्पॉन्जिस में कॉलर्ड सेल्स मौजूद होते हैं? सुकमान पूछ रहे थे कि स्पॉन्जिस में कॉलर सेल्स मौजूद होते हैं स्पॉन्ज। ठीक है, आपको पता लग जाएगा इस प्रश्न से कि सारे स्पॉन्जिस में कॉलर्ड सेल्स मौजूद होते हैं या नहीं होते। ठीक है, तो जो वो क्वेश्चन था स्पॉन्जिस वाला, स्पॉन्जिला वाला, वो भी काफी ट्रिकी था। ठीक है, तो कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। इसका हम आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। ऑल बोनी फिशेस हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स एंड एन ओपर्क्यूलम ऑन ईच साइड, यानी कि सारी बोनी फिशेस में गिल्स के 4 पेयर मौजूद होते हैं और उसमें ओपर्क्यूलम भी मौजूद होता है, और यहां पे कोई भी एक्सेप्शन मौजूद नहीं होता। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिस स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बोनी फिशेस। अब जो बोनी फिशेस होती हैं दे टिपिकली पोजेस 4 पेयर ऑफ गिल्स, यानी कि उसमें गिल्स के 4 पेयर मौजूद होते हैं और उसमें ओपर्क्यूलम भी मौजूद होता है, ठीक है, जो कि गिल चेम्बर को कवर करता है। एंड दे यूज, ठीक है, द गिल्स फॉर रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग भी बोल सकते हैं। नाउ दिस फीचर इज कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल बोनी फिशेस। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो सारी बोनी फिशेस में मौजूद होते हैं, कोई भी एक्सेप्शन मौजूद नहीं होता, विदाउट एनी एक्सेप्शंस। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर? तो सारे स्पॉन्जिस में आप कह रहे हैं सारे स्पॉन्जिस में कॉलर सेल्स मौजूद नहीं होते, तो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट पॉइजनस फिश, ये क्वेश्चन आया हुआ नीट 2012 में। क्लाउन फिश, टीगा फिश,
ईल और स्टोन फिश। ठीक है, तो आपको बताना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी फिश है जो काफी टॉक्सिक होती है, वो काफी पॉइजनस है। ठीक है, वो टॉक्सिन रिलीज करती है। क्लाउन फिश, टीगा फिश, ईल और स्टोन फिश। तो इस प्रश्न का क्या ऑप्शन होगा सही? देखें इसका आंसर होगा स्टोन फिश। स्टोन फिश बहुत ही पॉइजनस फिश होती है। स्पोन फिश का आप जो जीनस, कौन से जीनस को बिलोंग करती है? ये सिनेशिया। ठीक है, इट इज वन ऑफ द वेनमस फिश इन द वर्ल्ड। ये बहुत ही टॉक्सिक होती है, इसमें वेनम मौजूद होता है। अब ये कहाँ मौजूद होती है? ये कोस्टल रीजन्स में मौजूद होती है। तो दे इनहेबिट द कोस्टल रीजन्स ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन में। ठीक है, एंड आर वेल कैमोफ्लेज अमंग द रॉक्स, तभी हम इसे स्टोन फिश कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप को हाइड कर लेती है और ये एक फिनोमिना शो करती है कैमोफ्लेज का, जहां पे कैमोफ्लेज का मतलब होता है कि अपनी सराउंडिंग से ये ब्लेंड कर जाते हैं। इसको हम बोलते हैं कैमोफ्लेज। ठीक है, या मिमिक्री भी हम इसे बोलते हैं। तो इट इज वेल कैमोफ्लेज अमंग द रॉक्स। ठीक है, एंड द कोरल रीफ्स मेकिंग देम डिफिकल्ट टू स्पॉट। Now, when disturbed or stepped on, they can inject venom through spines located on their dorsal fins. तो fins में, ठीक है, कुछ ऐसे spines मौजूद होते हैं जो कि venom रिलीज करते हैं, और जो venom होता है काफी, ठीक है, टॉक्सिक होता है, वो काफी पोटेंट होता है, जिसकी वजह से it can cause severe pain, tissue damage and even death. ठीक है, therefore option number D is the correct. stonefish इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स पोजेस स्टिंगिंग सेल्स? तो कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जहां पे स्टिंगिंग सेल्स मौजूद होते हैं? अब स्टिंगिंग सेल्स का दूसरा नाम क्या होता है? निमेटोसाइट्स। तो ऑप्शन ये है सी फैन एंड सी पेन, कोबरा एंड स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड मॉस्किटो एंड वेस्प एंड हनी बी। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जहां पे स्टिंगिंग सेल्स मौजूद हैं? ठीक है, इसका आंसर हम देख लें। वेस्प और हनी बी, तो इनमें स्टिंगिंग सेल्स मौजूद होते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वेस्प एंड हनी बी आर बोथ मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा। ठीक है, एंड दे पोजेस स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज निमेटोसाइट्स, यानी कि इनमें कुछ सेल्स मौजूद होते हैं जिसको हम बोलते हैं निमेटोसाइट्स, विच आर यूज्ड फॉर स्टिंगिंग। ठीक है, एंड दीज सेल्स कंटेन वेनम एंड आर प्राइमरली यूज्ड फॉर द डिफेंस। ये डिफेंस में मदद करते हैं। Now, when threatened, wasp and honeybee can sting their predators or perceive the threats, injecting venom through their stingers. तो अगर इनको आप थ्रेटन करेंगे, या इनको अगर कोई भी थ्रेट, ठीक है, इनको लगता है कि कोई भी चीज इनके लिए थ्रेट है, तो ये उस ऑर्गेनिज्म को या उस ऑर्गेनिज्म में वेनम सिक्रीट कर देते हैं, वेनम इंजेक्ट कर देते हैं थ्रू स्टिंगर्स। ठीक है, तो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मरीन कार्टिलेजिनियस फिश कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। तो ऐसी कौन सी मरीन कार्टिलेजिनियस फिश है जो कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है? ये नीट 2024 में आया हुआ है। ऑप्शंस है प्रिस्टिस, ट्राइगॉन, टॉर्पीडो और स्कोलियोडॉन। स्कोलियोडॉन को हम डॉग फिश भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रिस्टिस, ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है। तो यू हैव टू नेम अ फिश दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसका आंसर देखें। अब इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टॉर्पीडो। तो टॉर्पीडो ऐसी फिश है जो कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है और ये कार्टिलेजिनियस होती है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो टॉर्पीडो इज अ जीनस ऑफ मरीन कार्टिलेजिनियस फिश। ठीक है, कॉमनली नोन एज इलेक्ट्रिक रे और टॉर्पीडोज रेस। ठीक है, नाउ दीज फिशेज हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स कॉल्ड द इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, यानी कि इन फिशेज में एक विशेष प्रकार के ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जिससे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन, जो कि उनकी बॉडी पर लोकेटेड होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स हैं ये इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज करते हैं। अब इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस जो करती हैं इनकी बॉडी, ये किस किस चीजों में इस्तेमाल होते हैं एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ देम?
तो इनका पर्पस क्या होता है? डिफेंस, ठीक है, स्टनिंग प्रे और नेविगेशन। तो ये नेविगेशन में भी मदद करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये उनको उनकी रक्षा करने में, शिकार को चौंकाने में, तो स्टनिंग का मतलब होता है चौंकाना, ठीक है, और उनकी नेविगेशन में भी मदद करते हैं। Therefore, option number C is correct. Torpedo is the correct choice for a marine cartilaginous fish that produces electric current. तो टॉर्पीडो कह रहे थे आंसर, ऑप्शन नंबर सी, टॉर्पीडो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Now, which one of the following characteristic is not shared by birds and mammals? ठीक है, तो चार आपको कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं। ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन, ऑप्शन नंबर बी है ब्रीदिंग यूजिंग लंग्स, ऑप्शन नंबर सी विविपेरी, और ऑप्शन नंबर डी है वार्म ब्लडेड नेचर। अब आपको इन चारों ऑप्शन में से चूज करना है ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो बर्ड्स और मैमल्स आपस में शेयर नहीं करते, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक दैट इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स। तो पहला है ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन। ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन मतलब, ठीक है, ये एक स्केलेटन होती है जो कि या तो कार्टिलेज की बनी हो सकती है या बोनी हो सकती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है ब्रीदिंग यूजिंग लंग्स। तो बर्ड्स और मैमल्स लंग्स यहां पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। विविपेरी मींस इट गिव या गिविंग बर्थ टू यंग वंस, इसको कहते हैं हम विविपेरिटी। वार्म ब्लडेड नेचर, ठीक है, ये बर्ड्स और मैमल्स दोनों वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है, मींस दे आर होम्योथर्मल एंड मींस दे कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बर्ड्स क्या होते हैं? बर्ड्स एग लेइंग होते हैं या ये यंग वंस को बर्थ देते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो बर्ड्स जो होते हैं वो ओवीपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं, मींस दे ले एग्स, ठीक है। इस फिनोमिना को कहते हैं ओवीपेरिटी। तो ऑप्शन नंबर सी हुआ विविपेरिटी। तो मैमल्स होते हैं वो विविपेरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं वो ओवीपेरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हुआ, डी नहीं हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अब देख लेते हैं ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन क्या होता है। तो बोथ बर्ड्स एंड मैमल्स हैव एन इंटरनल स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ बोन, ठीक है। तो ऑसिफाइड स्केलेटन या तो बोन का बना हो सकता है या वो कार्टिलेज का बना हो सकता है, पर बर्ड्स और मैमल्स में जो एंडोस्केलेटन होती है वो बोनी होती है। अब बर्ड्स और मैमल्स में दोनों में लंग्स के द्वारा ब्रीदिंग होती है और दोनों बर्ड्स और मैमल्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब विविपेरिटी क्या होता है? विविपेरिटी होता है तो ये एक ऐसा रिप्रोडक्टिव मोड है, ठीक है, जहां पे ऑफरिंग्स डेवलप इनसाइड द बॉडी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, तो जो ऑफरिंग्स होता है दैट डेवलप इनसाइड द बॉडी ऑफ द पेरेंट, ठीक है, एंड रादर देन हैचिंग फ्रॉम द एग एक्सटर्नली। तो यहां पे डेवलपमेंट क्या हो रही है? इंटरनल, यानी कि विद इन द बॉडी ऑफ द पेरेंट हो रही है, ठीक है। वाइल द मैमल्स आर जनरली विविपेरस, ठीक है, मीनिंग दे गिव बर्थ टू द यंग वंस। बर्ड्स आर टिपिकली ओविपेरस, यानी कि दे ले एग्स। Therefore, viviparity is not a characteristic shared by birds and mammals. अब अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये नीट 2016 में आया हुआ है, तो आपको स्टेटमेंट दी हुई है चार, आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। तो पहली है ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चेम्बर हार्ट, ठीक है। ऑल पाइसिस हैव गिल्स कवर्ड बाय ओपरक्यूलम। तो पाइसिस में क्या आते हैं? फिशेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑल मैमल्स आर विविपेरस, एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल साइक्लोस्टोम डू नॉट पोजेस जॉज एंड पेयर्ड फिन्स। तो आपको देखा होगा इस प्रश्न को आंसर करने के लिए आपको सारे जो क्लासेस हैं, सारे जो फाइलम है, सब फाइलम है, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो आप एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए। एनसीईआरटी में जितनी भी क्लास और जितने भी सब फाइलम्स और फाइलम्स दिए हुए हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर विद एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ऑल साइक्लोस्टोम डू नॉट पोजेस जॉज एंड पेयर्ड फिन्स। अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। तो साइक्लोस्टोम्स आर ग्रुप ऑफ जॉलेस फिश बिलोंगिंग टू दी सुपर क्लास एग्नेथा, and they include lampreys and hagfish,
And one of the distinguished feature of cyclostome is the absence of the jaws, which sets them apart from the other fish. And additionally, they lack paired fins, another characteristic feature found in many other fishes. So option number D is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच अमंग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स. तो इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है. ठीक है, आपका ऑप्शन है डॉल्फिन, सील्स एंड ट्राइगन, वेल्स, डॉल्फिन एंड सील्स, ट्राइगन, वेल्स और सील्स, डॉल्फिन और शार्क. ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं. ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, वेल्स, डॉल्फिन और सील्स. तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम. तो डॉल्फिन एंड सील्स आर दी करेक्ट. ठीक है, बट ट्राइगन इज नॉट एन एक्वेटिक मैमल. ट्राइगन जो होता है वो एक स्टिंग रेस का एक जीनस है. अब जो वेल्स और सील्स होते हैं, ठीक है, ये करेक्ट क्यों है, क्योंकि वो तो ठीक है दोनों मरीन होते हैं, बट ट्राइगन जो होता है वो एक एक्वेटिक मैमल है. ठीक है, वैसे ही शार्क्स जो होते हैं वो मैमल्स नहीं होते, शार्क्स आर कार्टिलेजिनियस फिश. ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन विदाउट एनी एक्सेप्शंस. तो आपको इनमें से आपको एक करेक्ट आपको ऑप्शन चुनना है जहां पे कोई भी एक्सेप्शंस मौजूद नहीं होते. तो कॉन्ड्रोसाइट्स आपने देखा यहाँ पे वेंट्रल जो माउथ होता है वो वेंट्रल होता है, गिल्स यहाँ पे विदाउट ऑपरक्यूलम होते हैं, स्किन जो होती है वहां पे प्लेकॉइड स्केल्स मौजूद होते हैं और परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड यहाँ पे मौजूद होती है, यानी कि थ्रू आउट दी लाइफ. सेकेंड है साइक्लोस्टोमा. तो यहाँ पे इनकी जो माउथ होता है वो सकिंग इन सर्कुलर होता है, जॉज यहाँ पे एब्सेंट होते हैं और इंटेग्यूमेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट विदाउट द स्केल्स. और यहाँ पर पेड अपेंडेज मौजूद होते हैं, एवीज जिसमें सारी बर्ड्स आती हैं. यहाँ पे बॉडी इज कवर्ड विद फेदर्स, स्किन जो होती है मॉइस्ट होती है यहाँ पे, एंड ग्लैंडुलर. 4 लिम्स जो आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स और लंग्स हैव द एयर सैक्स एंड मेमोरी ग्लैंड्स. और जो हेयर होते हैं और जो पिन्ना होते हैं ये सारे मैमल्स में मौजूद होते हैं. तो ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स तो ठीक हैं, पर आपको एक ऐसी कैटेगरी चूज करनी है जहां पे कोई भी एक्सेप्शंस मौजूद नहीं होते. ठीक है, तो मैमल्स के ये सारे फीचर्स होते हैं, एवीज के ये सारे फीचर्स होते हैं, पर ऐसी कौन सी कैटेगरी जहां पे कोई भी एक्सेप्शन मौजूद नहीं है. तो इसका आंसर क्या हुआ. ठीक है, इसका आंसर है कॉन्ड्रोसाइट्स. ठीक है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये होते हैं और यहां पर कोई भी एक्सेप्शन मौजूद नहीं होता. तो कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होते हैं. दिस क्लास इंक्लूड्स कार्टिलेजिनस फिशेस सच एज शार्क्स एंड रेस, एंड दे हैव वेंट्रल माउथ्स, गिल्स without operculum, scales with placoid scales and a persistent notochord. Cyclostoma, this includes jawless fish. ठीक है, and they have sucking and circular mouth. ठीक है, and they have integuments without the scale and possess the shared appendages. Aves जिसमें birds आती हैं वो feathers से covered होती है उनकी body. They have moist and glandular skin. ठीक है, और mammals जो होते हैं आपको पता है उनके फीचर्स, mammalian glands मौजूद होते हैं, पिन्ना यानी कि एक्सटर्नल ईयर्स मौजूद होते हैं और 4 लिम्स और हाइंड लिम्स मौजूद होते हैं. ठीक है, तो इन सब में एक्सेप्शंस मौजूद होती हैं.